Why is तवांग द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? दोस्तों, जब भी हम इंडिया और उसके पड़ोसी देश चाइना के बारे में चर्चा करते हैं तो एक शब्द निश्चित रूप से हमारे सामने आ जाता है और वो शब्द है विवाद। हाल ही में 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में चाइनीज सोल्जर्स ने अतिक्रमण करने की कोशिश की। ये घटना तवांग से 35 किलोमीटर दूर यांगसी रीजन में हुई, जो चाइना पक्ष के एक गांव से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर एक कम आबादी वाला स्थान है। हालांकि भारतीय सेना ने चाइनीज मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और चाइनीज सोल्जर्स को वापस जाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन लंबे समय से खासकर कि तवांग क्षेत्र में दोनों देशों के बीच हो रहे विवादास्पद सीमा झड़पों ने एक सवाल फिर से जरूर उठा दिया है कि आखिर क्यों तवांग चाइना और इंडिया के लिए विवाद का कारण बना हुआ है। आखिर इस क्षेत्र पर दावा करने में चाइना की दिलचस्पी क्यों है? इसके पीछे चाइना की मंशा क्या है? इन सवालों पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा सकती हैं। आइए विस्तार से समझते हैं दोनों देशों के बीच इस तकरार और इससे जुड़े कारणों को। इस कड़ी में सबसे पहले नजर डालते हैं इंडिया चाइना के बीच के बॉर्डर एरियाज पर। बॉर्डर एरियाज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दोस्तों, विवादास्पद चाइना इंडिया बॉर्डर्स को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला, पश्चिमी क्षेत्र, भारत की ओर लद्दाख और चाइना की ओर तिब्बत और शिनजियांग ऑटोनोमस रीजन्स के बीच है। दूसरा, मध्य क्षेत्र, भारत की तरफ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और चाइना की तरफ तिब्बत ऑटोनोमस क्षेत्र के बीच है। और तीसरा, पूर्वी क्षेत्र में भारत की ओर अरुणाचल प्रदेश और चाइना की ओर तिब्बत ऑटोनोमस क्षेत्र है। ये एक वर्किंग बॉर्डर डिमार्केशन है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC के रूप में जाना जाता है। ये बॉर्डर 1962 के साइनो इंडियन वॉर के बाद दोनों देशों के बीच केवल एक इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक संघर्ष विराम रखने के रूप में मौजूद थी। इसके बाद LAC को 1993 और 1996 में हस्ताक्षरित चाइना इंडिया अग्रीमेंट्स में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई, जिन्हें बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अग्रीमेंट 1993 और अग्रीमेंट ऑन मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स 1996 के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही दोनों देशों ने इस समझौते में LAC का सम्मान करने की सहमति व्यक्त की थी। हालांकि ये LAC चाइना इंडिया सीमा विवाद में प्रत्येक देश द्वारा दावा की जाने वाली सीमाओं से अलग है। भारत का कहना है कि ये सीमा 3488 किलोमीटर लंबी है और चाइना कहता है कि ये 2000 किलोमीटर से थोड़ा अधिक है। भारतीय दावों में पूरा अक्साई चिन क्षेत्र शामिल है, जिसे चाइना बॉर्डर के पश्चिमी भाग में नियंत्रित करता है। वहीं दूसरी ओर चाइना के दावों में अरुणाचल प्रदेश शामिल है, लेकिन ये दावे LAC की अवधारणा में शामिल नहीं है और दोनों ही देश अपने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को मैप करते वक्त इन क्षेत्रों को अपने हिस्से में प्रदर्शित भी करते हैं। दोस्तों, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आइए अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देखें। ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट अरुणाचल प्रदेश। हिमालय के फुटहिल्स में स्थित भारत के इस क्षेत्र को पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते थे। ये ब्रिटिश इंडिया के राजनीतिक विभाजनों में से एक थी और 1972 तक इसे इसी नाम से जाना जाता था। इसके बाद 20 जनवरी 1972 को इसे भारतीय गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त हुआ और इसका नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। द लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स के रूप में प्रसिद्ध अरुणाचल प्रदेश को अंततः 20 फरवरी 1987 को भारत का 24वां राज्य घोषित किया गया। ये उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर दक्षिण में ब्रह्मपुत्र घाटी के मैदानी इलाकों तक फैला हुआ है। अगर एरिया वाइज देखें तो 83,743 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ अरुणाचल प्रदेश पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे बड़ा राज्य है। इसके साथ ही भौगोलिक क्षेत्र का अधिकांश भाग भूमि है, जिसमें 98% फॉरेस्ट कवर और 2% पानी से घिरा हुआ है। ये राज्य भूटान, तिब्बत, जो चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है, और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का तवांग क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से तिब्बत का हिस्सा था, लेकिन फिर ये भारत का हिस्सा कैसे बन गया? आइए एक नजर डालते हैं इस पहलू पर। हाउ तवांग इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। 1914 के शिमला समझौते ने ईस्टर्न सेक्टर में LAC के साथ अलाइन करते हुए मैकमोहन लाइन को ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच नई सीमा के रूप में परिभाषित कर दिया था। ये नाम ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था।
सर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के बीच हुए शिमला कन्वेंशन के तहत ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच सीमा के रूप में 890 किलोमीटर की एक रेखा खींच दी थी। हालांकि अंत में चाइना ने इस लाइन को स्वीकार नहीं किया और यह समझौता ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच साइन किया गया था। चूंकि तिब्बत तब चाइना से अलग हुआ करता था, इस संधि के लिए चाइना के रिप्रेजेंटेशन की तब कोई जरूरत नहीं थी और इस संधि के द्वारा तिब्बत ने तवांग सहित अपने दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था और इसी कारण तवांग भारत का एक हिस्सा बन गया। लेकिन इसके बाद 1950 में तिब्बत ने अपनी वास्तविक स्वतंत्रता खो दी। तिब्बत को नए स्थापित पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में शामिल कर लिया गया और चाइना के द्वारा एक ऑटोनोमस रीजन के रूप में शासित किया जाने लगा। जब तक भारत पर अंग्रेजों का शासन था, चाइना मैकमोहन लाइन को लेकर खामोश रहा। लेकिन साल 1947 में अंग्रेजों का शासन खत्म होते ही चाइना की नजरें अरुणाचल प्रदेश पर जा टिकी, जिसका जिक्र वो साउथ तिब्बत के नाम से करता है। इसी क्रम में 23 अक्टूबर 1962 को चाइनीज सोल्जर्स ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि वर्तमान के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया और इंटेंस आर्टिलरी फायर की शुरुआत कर दी। इसके अगले ही दिन उन्होंने तवांग पर कब्जा कर लिया। 1962 के साइनो इंडिया वॉर के दौरान तवांग कुछ समय के लिए चाइनीज कंट्रोल में आ गया था, लेकिन फिर चाइना ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया और उसकी सेना मैकमोहन लाइन के पीछे लौट गई। इसके उपरांत तवांग फिर से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अधीन आ गया। लेकिन चाइना ने तवांग सहित अधिकांश अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करना नहीं छोड़ा। इस कारण ही वर्तमान समय में इस सीमा रेखा पर विवाद यथावत बना हुआ है। हालांकि चाइना पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, लेकिन चाइना की सबसे ज्यादा दिलचस्पी यहाँ के तवांग क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके कारणों में तवांग का चाइना के लिए रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण होना शामिल है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटेजिक और सांस्कृतिक रूप से ये क्षेत्र चाइना के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ तवांग फॉर चाइना। दोस्तों, तवांग में तिब्बतन बुद्धिज्म पर आधारित तवांग मॉनेस्ट्री यानी कि मठ मौजूद है, जो कि तिब्बत के पोटला पैलेस के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के रूप में जानी जाती है। इसे तवांग गांदेन नामग्याल लात्से भी कहते हैं। इसके अलावा 1959 में वर्तमान दलाई लामा ने तिब्बत से निकलकर तवांग के रास्ते ही भारत में प्रवेश किया था और हफ्तों तक रुके थे। तवांग की आबादी में मुख्य रूप से मोनपा ट्राइब्स शामिल हैं, जो एक अलग एथनिक आइडेंटिटी के साथ तिब्बतन बुद्धिज्म के अनुयायी हैं। इसीलिए चाइना के दृष्टिकोण से ये चाइना के शासन के विरोध में तिब्बतन रेजिस्टेंस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में मौजूद चूमी ग्यात्से फॉल्स, जो कि 108 वाटरफॉल्स का एक संग्रहण है, बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है। कई जानकारों का ऐसा मानना है कि यदि तिब्बत को चाइना के खिलाफ खड़ा होना हो तो तवांग इस प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है और शायद इसी बात का डर चाइना को भी है। सांस्कृतिक पहलू के अलावा तवांग चाइना के लिए टैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी रखता है। ये शहर भारत के ईस्टर्न क्षेत्र में रणनीतिक प्रवेश प्रदान करता है। तवांग के नॉर्थ में महत्वपूर्ण बुम ला पास स्थित है, जो कि भारत के तवांग जिला और चाइना के कब्जे में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के बीच एक बॉर्डर पास है। और 1962 में हुए साइनो इंडियन वॉर के दौरान चाइनीज सोल्जर्स ने इसी पास का इस्तेमाल करते हुए भारत पर आक्रमण किया था। यदि भारत का चाइना के साथ भविष्य में कोई संघर्ष होता है तो अरुणाचल प्रदेश चाइना की तरफ बढ़ने के लिए सबसे छोटा रास्ता भी है। इस कारण भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र बन जाता है, जो कि दूसरी तरफ चाइना के लिए एक अनुकूल स्थिति नहीं है। यदि चाइना भविष्य में तवांग पर आक्रमण करने में सफल होता है तो ये रास्ता चाइना को भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन्स नेक तक पहुंचने में एक आसान रास्ता भी प्रदान करेगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर भूमि का एक नैरो स्ट्रेच है जो भारत को अपने ईस्टर्न राज्यों से जोड़ता है और इस वजह से ये भी एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। यदि हम भौगोलिक निकटता से देखें तो तवांग एक लैंड लॉक्ड रीजन भी है। इसके नॉर्थ में तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, साउथ वेस्ट में भूटान और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिला से अलग हुई सेला पास है और इस प्रकार यहाँ एक ट्राई जंक्शन बनता है।
तवांग पर कब्जा करने के लिए चाइनीज सोल्जर्स को सेला पास तक पहुंचना होगा। सेला पास आने के लिए उन्हें तवांग में स्थित यांगसी क्षेत्र से होकर आगे आना होगा, और ये वही जगह है जहां अभी चाइनीज सोल्जर्स अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा यांगजी में 17,000 फीट ऊंची एक चोटी है। ये शिखर वर्तमान में भारत के नियंत्रण में आता है, जो बॉर्डर के दोनों तरफ एक शानदार दृश्य प्रदान करता है, और इसीलिए भारत फायदे की स्थिति में है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश से भारत की उपस्थिति को हटाने की उम्मीद के साथ अपनी उपस्थिति को निरंतर बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्तमान में हुई झड़प इस क्षेत्र में भारत के डिफेंस को पीछे करने और अधिक से अधिक ऊंचाइयों को हासिल करने की एक कोशिश थी। हालांकि इंडियन आर्मी के वीर सैनिकों ने बड़ी ही बहादुरी के साथ चाइनीज सोल्जर्स का सामना किया और उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे वीर जवानों की कर्तव्य निष्ठा और सतर्कता का ही नतीजा है कि देश अपने तवांग रीजन को सुरक्षित रख पाया है। कंक्लूजन। दोस्तों, अक्साई चिन में गलवान घाटी की घातक झड़प के 2 साल बाद तवांग में हुए ये टकराव चाइना इंडिया सीमा विवाद की अस्थिरता को दर्शाता है। इसके साथ ही आने वाले समय में दोनों देशों के बीच कोई भी म्यूचुअली एक्सेप्टेड एग्रीमेंट की संभावना नहीं लगती है। इसी कारण भारत को निकट भविष्य में किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में अपनी सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को सुनिश्चित करने के लिए अधिक उपाय करने की आवश्यकता है। हालांकि गलवान घाटी की घटना के बाद से ही भारत कोई भी जोखिम नहीं ले रहा है। चाइना एक साथ अपनी सभी महत्वपूर्ण सीमाओं के पास बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ साथ भारत चाइना के एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन का मुकाबला करने के लिए रिसोर्सेज पर इन्वेस्ट भी कर रहा है। इसके साथ ही रीजन में पीस और स्टेबिलिटी के लिए दोनों देशों को इस प्रकार हो रहे आपसी मतभेदों पर प्रतिबंध लगाने और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर न करने के सिद्धांत पर गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है।